वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका की कोड है 6522 और ये सेट 2 है हमारा। सेट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब सेट 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सारे सेट 2 और सेट 3 में हैं। यहाँ इस सेट 2 के अंदर हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हमारे सेट 1 में नहीं थे। अगर आपको जो सेट 1 में है वो देखने हैं तो आप सेट 1 वाली वीडियो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम वो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो सेट 1 से अलग हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, if dy by dx of fx is 2x plus 3 by x और f1 1 के बराबर दे रखा है तो fx की वैल्यू निकालिए। तो ये हमको कैसे मिलेगा, हमें इस को सॉल्व करना पड़ेगा। इस dx को मैं इधर ले जाऊं तो यहां बन जाएगा d of fx 2x plus 3 by x into dx. Now taking integration on both side, क्या होगा, d of fx is equal to integration of 2x plus 3 by x dx। इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कट जाएगा आपका तो यहां बचेगा fx इज इक्वल टू और 2 बाहर आ जाएगा, x का होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाहर रहेगा आपका और 1 बाई x का होता है log x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट जो आंसर है वो c वाला नहीं दे रखा होगा क्योंकि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और उसने दे रखा है कि अगर आप x को 1 रखोगे तो f1 की वैल्यू 1 है। तो यहां पर हम x को क्या रख देते हैं 1। तो यहां आ गया f1, यहां पे आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 log 1 प्लस c। log 1 होता है 0 तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, यहां बचा 1 और f1 भी 1 है प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 दैट इज 0, यानी c इज इक्वल टू 0। इस c को आप यहां रख देंगे तो fx किसके बराबर आ जाएगा, fx इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 log x। दिस विल बी आवर फंक्शन। तो पहले इंटीग्रेट करना है, गिवन वैल्यूज पुट करनी है और हमें fx की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए, इफ इन ट्रायंगल ABC बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर देन ए सी वेक्टर इज। आप देखें क्वेश्चन 5 में हमसे क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल ABC, यहां बी ए वेक्टर दे रखा है हमें दैट इज 2a वेक्टर एंड बी सी वेक्टर दे रखा है हमें 3b वेक्टर और हमें निकालना है ए सी वेक्टर। आप समझें, अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC की, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर होगा AC वेक्टर के। इन ट्रायंगल ABC बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, हम लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इसका एंड पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट बराबर होता है AC वेक्टर के। अगर हम यहां वैल्यूज रख दें तो हमें AC वेक्टर मिल जाएगा। आप बोलें सर वैल्यू तो हम यहां रख देंगे बट
ये ए बी हमें नहीं दे रखा, हमें बी ए दे रखा है। आप समझें कि जो बी ए है, अगर आप यहां से ए बी वेक्टर निकालोगे तो यहां -2a वेक्टर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, इनिशियल पॉइंट को फाइनल, फाइनल को इनिशियल बना दिया, तो केवल नेगेटिव साइन का चेंज उसके अंदर आता है। तो ए बी वेक्टर हमें मिल गया। तो यहां ए बी वेक्टर की वैल्यू है -2a वेक्टर, बी सी वेक्टर है 3b वेक्टर, तो यहां ए सी वेक्टर बराबर होगा 3b वेक्टर -2a वेक्टर। सिंपली हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यहां पर यूज करना है और वैल्यू निकाल देनी है। इसके बाद क्वेश्चन 6 आप देखें, क्या कह रहा है? इफ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज √3 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज -3, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमें मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी आपको दे रखा है, दैट इज √3। ए डॉट बी हमें दे रखा है -3, और ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो आप यहां क्या रिजल्ट यूज करेंगे? आपको डॉट और क्रॉस की डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए। अब क्रॉस वेक्टर की डेफिनेशन होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा डॉट एन कैप। एन कैप एक मॉड्यूलस यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमें चाहिए इसका मॉड्यूलस, तो जब हम इसका मॉड्यूलस करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? ये तो ऑलरेडी मॉड्यूलस दे रखा है, साइन थीटा का मोड, और एन कैप का मोड क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बिकॉज एन कैप इज यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जब हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो 1 आता है। सिमिलरली आप डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब आप यहां सेकंड से मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहें तो वो बराबर होगी ए डॉट बी अपॉन कॉस थीटा की। नाउ इसकी वैल्यू आप यहां रख दो इसके अंदर, तो देखिए जरा क्या होगा। यहां आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे ये पूरी टर्म आ जाएगी ए डॉट बी अपॉन कॉस थीटा, और यहां पे है साइन थीटा। इन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है, वो पुट करो, दैट इज √3, दैट इज -3, और ये हो गया tan थीटा। इसको इधर ले आओ, tan थीटा इज इक्वल टू -√3/3, ये हो गया -1/√3। अब जो tan है वो 1/√3 किस पर होता है आपका? 30 पर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -10 π/6। ये tan 30 हो गया, माइनस को अंदर ले जाना है तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 10 π - π/6। आप पूछें सर ऐसा कैसे हो गया? तो आप देखें पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज 10 आ गया और द एंगल इज π/6। तो -10 π/6 को मैं 10 π - π/6 लिख सकता हूं। तो यहां से ये बन गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू 10 5 π/6। 10 अगर इनकी टेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5 π/6। और जहां पर थीटा क्या है आपका ए और बी के बीच का एंगल है और यही हमें निकालना था। तो आपको बेसिक डेफिनेशंस माइंड में होनी चाहिए, फिर आप जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिखें और फिर सोचें कि क्या रिजल्ट निकालना है और फिर आप कोई भी रिजल्ट यहाँ से निकाल पाएंगे।
इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए। क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विद एक्स, वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली इज। तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 30, 60 और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आप समझें, जैसे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, और ये कोई लाइन है दैट इज एल। ये आपका एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। तो इन एंगल्स के साथ मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूं। एल यहां पर होगा कॉस अल्फा, एम होगा कॉस बीटा और एन होगा यहां पर कॉस गामा। और अल्फा, बीटा, गामा इस क्वेश्चन के लिए हमें दे रखे हैं 30 डिग्री और बीटा दे रखा है 60 डिग्री एंड गामा इज 90 डिग्री। तो हमें यहां से उसके डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे और डायरेक्शन कोसाइंस से हम रेशियोज निकाल लेंगे और फिर हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? एल होगा cos 30 और cos 30 हमारे पास होता है √3/2। m होगा cos 60 जो होता है 1/2। n होगा cos 90 जो होता है 0 आपका। अब यहां पर डीसीज तो आ गए हमारे पास, ये √3/2, 1/2, 0। अगर मैं drs निकालना चाहूं तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के ही m मल्टीपल होते हैं। तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाए, रेशियोज मिल जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए √3/2, 1/2, 0। अब मैं आपसे कहूं कि उस लाइन की इक्वेशन जो आपका एक पॉइंट से पास हो रही हो एंड वो उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखे हों। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पास हो रही है, दैट इज 0, 0, 0 एंड हैविंग डीआरस, और उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट आर √3/2, 1/2, 0 इज गिवन बाय। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x - x1/a, y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c, जहां पर x1, y1, z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास करती है, a, b, c उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो दोनों ही वैल्यूज हमारे पास हैं, हम पुट करते हैं। x1, y1, z1 है 0, a है हमारे पास √3/2, ये है 1/2 और ये है 0। ये 2 ऊपर जाके बन जाएगा 2x/√3, दिस इज 2y/1 इज इक्वल टू z/0। तो यहां पर ये हमारे पास इसकी इक्वेशन होगी, दैट इज ये आपको इसमें ऑप्शन बी दे रखा है। आप ये नहीं सोचना है कि सर z के नीचे 0 आ रहा है, डेनोमिनेटर में 0 नहीं आता। ये डेनोमिनेटर वाला 0 नहीं है, यहां इस 0 का मतलब है कि उस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसमें आपका z वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है? 0 है। यहां पर ये डायरेक्शन रेशियोज के लिए है, ना कि डेनोमिनेशन के लिए। अब क्वेश्चन 8 देखिए। If A and B are two events such that PA/B is equal to twice into PB/A and PA plus PB is 2/3, then PB is equal to, तो ये जो PB है वो किसके बराबर होगा?
तो इस केस में इस कंडीशन को आपको थोड़ा देखना होगा कि पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है। पी ए बाई बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और यहां से ट्वाइस इंटू पी बी इंटरसेक्शन ए ओवर पी ए। अब ये दोनों सेम हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये पी ए को इधर ले आओ, पी बी को इधर ले जाओ, यानी पी ए की जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ पी बी। तो यहां रख दो पी ए की जगह ट्वाइस ऑफ पी बी प्लस पी बी इज इक्वल टू 2/3। ये हो गया 3pb इज इक्वल टू 2/3। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो pb किसके बराबर हो गया 2/9 के। यही रिजल्ट हमें यहां पर निकालना था। वो आपसे pa भी पूछ सकता है, तो pb की जगह आप क्या रख देंगे, यहां से 1/2 pa रख देंगे, तो pa की भी वैल्यू आप निकाल पाओगे। सिंपली कंडीशन को आपको समझना है और फिर आप आगे इसको कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए, इफ ए इज अ 2x3 मैट्रिक्स एंड सच दैट, दिस इज क्वेश्चन 15, ए इज अ 2x3 मैट्रिक्स, ये ऑर्डर है उसका। अब वो कह रहा है कि ए बी एंड ए बी डैश बोथ आर डिफाइंड, ए बी भी डिफाइंड है एंड ए बी डैश भी डिफाइंड है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज, मैट्रिक्स बी का क्या ऑर्डर होगा। तो इसके लिए एक रिजल्ट को आप समझें क्या, कि यदि ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और b का ऑर्डर है p क्रॉस q, तो जो ए बी है वो डिफाइंड कब होता है, ए बी प्रोडक्ट हम कब कर सकते हैं, जब ये p और n आपस में बराबर होंगे। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, तभी हम कह सकते हैं कि ए बी डिफाइंड है। तो इसी कंसेप्ट को हम यहां यूज करेंगे। ए का ऑर्डर है हमारे पास दैट इज 2x3, बी का ऑर्डर, क्योंकि ए बी डिफाइंड है तो यहां मान लिया सम x, और यहां पर कितना होगा 3 ही होगा। 3 क्यों होगा, अगर ये 3 नहीं हुए तो क्या होगा फिर आपका, ये ए बी डिफाइंड नहीं होगा। वो कह रहा है ए बी डिफाइंड है, तो यहां से चलो ऐसा करते हैं हम, दिस इज x इंटू वाई, तो जो x है यहां से क्या होगा 3 होगा, यानी b का ऑर्डर अभी हमें मिल पा रहा है x इंटू वाई, अभी सॉरी 3 इंटू वाई। अब वो कह रहा है ए बी ट्रांसपोज भी डिफाइंड है। ए तो हमारे पास अभी भी क्या है 2x3 है, और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर यानी रोज कॉलम्स बदल जाएंगी, y इंटू 3 हो जाएगा, और अब वो कह रहा है y इंटू 3। अब वो कह रहा है ए बी डैश भी डिफाइंड है, ए बी ट्रांसपोज भी डिफाइंड है आपका। तो यहां ये डिफाइंड कब होगा, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, यानी कि यहां से y भी क्या हो गया 3 होगा, तभी आपका ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड होगा। x मिल गया, y मिल गया, और b का ऑर्डर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ b इज 3x3, दैट इज x क्रॉस y, यानी 3x3 उस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां पर होगा। ये सिंपल कंसेप्ट हमें यहां पर यूज करना है। इसके बाद क्वेश्चन 23 देखिए, इफ अ लाइन इज ax is equal to ay plus b, z is equal to cy plus d, then find the direction ratios of the line and a point on the line। हमें लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं और उस पर एक पॉइंट निकालना है। तो आप समझें
दिस इज क्वेश्चन 23। क्या है यहां पर कि लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट हैं जिनसे वो लाइन पास होती है, एंड ए बी सी उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं। तो पहले इस लाइन को आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। इस b को इधर लाओ तो ये बन जाएगा x माइनस बी अपॉन a को डिवाइड में आएगा, दिस इज y, यहां से z माइनस डी अपॉन c इज इक्वल टू y। तो यहां से हो गया x माइनस बी बाई ए, y माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस डी बाई सी। ये इस फॉर्म में आ गई। अब यहां से आप इसके डायरेक्शन रेशोज लिखेंगे। drs ऑफ द लाइन वो है a, 1, c। अ पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर एक पॉइंट बताना है। अब ऑब्वियसली लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट लाइन पर होता है, तो लाइन पास किससे हो रही है, B0D। दोनों ही काम हो गए। हमने उसके drs भी बता दिए और उस पर एक पॉइंट बता दिया जिससे लाइन पास हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन 25 देखिए क्या कह रहा है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो कांस्टेंट रेट पर बढ़ रहा है, देन प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को आप ऐसा दिखा दो कि r इंटू में सम k, तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। इसको करने के लिए वो रिजल्ट देखिए जरा क्या है। लेट r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई r के। यहां से dc ओवर dt रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, वो हो जाएगा 2 पाई इंटू dr ओवर dt। उसने हमें दे रखा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस है वो कांस्टेंट है, दैट मींस वो सम k के बराबर होगा, दैट इज गिवन। तो इसकी जगह k लिख सकते हैं, ये डिवाइड में आएगा, तो यहां से हो गया dr ओवर dt इज इक्वल टू k अपॉन 2 पाई। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हम निकाल पाए हैं। लेट a डिनोट्स द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज पाई r स्क्वेयर। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, dA ओवर dt इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr ओवर dt। पहले पावर का किया एंड आफ्टर दैट उस r का किया है, 2 पाई r और dr ओवर dt की वैल्यू है k अपॉन 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, यानी a ओवर dt जो है वो बराबर आया k r के। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, रेडियस की, क्योंकि वो सम k मल्टीपल आ रहा है। k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अब हम कह सकते हैं हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस।
तो इतना करना है बस, पहले सरकमफेरेंस वाली कंडीशन को यूज करना है, आफ्टर दैट फिर आप उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस दिखा पाएंगे। अब क्वेश्चन 29 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम सभी इनइक्वालिटीज को ड्रा करेंगे, उनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वेशन का ग्राफ बनता है दैट इज 100। तो इसका ग्राफ बनाएं। एक्स वाई, जब x को 0 लेंगे तो y मिलेगा 50, और जब y को 0 लेंगे तो x मिलेगा 100। सिमिलरली सेकेंड वाले का बनाओ, ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई, एक्स को 0 तो y 0। अब ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसमें आप एक ऐसा पॉइंट लें जो आपका कुछ हो, तो आप यहां 50 ले लो, x को 50 ले लो, क्योंकि 1 2 मत लेना, यहां वैल्यूज 50 और 100 में आ रही है, आप यहां 1 लोगे तो 1 को कहां ढूंढते फिरेंगे उसमें, तो x की वैल्यू 50 ले लो। जब x 50 है तो ये -100, y हो जाएगा 100। थर्ड वाले का ग्राफ बनाओ, ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। यहां x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा 200, और y को 0 रखेंगे तो x मिलेगा 100। दैट इज, अब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन सभी का हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं हम यहां पर, और वैल्यूज के जो इंटरवल्स हैं वो थोड़े हम बड़े लेंगे यहां पर, क्योंकि 50 100 वैल्यूज जा रही, 50 100 150 200, 50 100 150 200। अब पहली लाइन को ड्रा करते हैं, दैट इज x 0 तो y 50 यहां पर होगा, x 100 तो y 0 यहां पर होगा। दिस इज द लाइन, दिस लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब दूसरी लाइन ड्रा करो, दैट इज x 0, 0 यहां पर, x 50 तो y 100, x 50 y 100 यहां पर कहीं होगा, ऐसे लाइन जाएगी। दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब थर्ड वाली लाइन बनाओ, x 0 y 200, y 200 यहां पर होगा, x 100 y 0 यानी यहां पर, इन दोनों से लाइन पास होगी। इस लाइन के इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब देखिए, पहले तो हम इसका फिजिबल रीजन बनाएंगे, आफ्टर दैट फिर हम इसमें कॉर्नर पॉइंट्स की बात करेंगे। तो फिजिबल रीजन निकालने के लिए हमें चेक करना होता है, पहली इक्वेशन लो, x प्लस 2y, इनइक्वलिटी वाला साइन लेना केवल, x प्लस 2y ये वाली लाइन है, ओरिजिन इसके इस तरफ आ रहा है, ओरिजिन को पुट कर दो, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 100। क्या ये बात सही है कि 0 100 से बड़ा होता है? ये बात गलत है, मतलब इस लाइन का फिजिबल रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन यानी ओरिजिन के दूसरी तरफ होगा। अब इसको चेक करें, दैट इज 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी ये देखो ओरिजिन से तो ये पास ही हो रही है,
या तो इस तरफ का कोई पॉइंट रख लो या इस तरफ का कोई पॉइंट रख लो। तो मैं यहां से एक पॉइंट देखता हूं x1 y -1, तो x1 y -1 इज लेस देन 0, यानी कि ये होगा आपका 3 इज लेस देन 0। क्या ये बात सही है? नहीं, मतलब इसका फिजिबल रीजन नीचे की तरफ ना होके ऊपर की तरफ होगा। अब थर्ड वाली को देखो, 2x प्लस वाई इज 200, 2x प्लस वाई इज 200, दिस इज, ये थर्ड वाली इक्वेशन है। हाँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। इसमें रखेंगे, देखो इसमें ओरिजिन को रख लो, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 200। सही बात है, ओरिजिन की तरफ होगा, नीचे की तरफ। देखो जरा कौन सा फिजिबल रीजन आ रहा है, इसके ऊपर, इसके इस तरफ, इसके नीचे की तरफ, और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बाहर नहीं जाना। ये फिजिबल रीजन बन रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। इसके कॉर्नर पॉइंट्स आप चेक कर लें, उनका कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, दैट इज 0,50। डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0,200। बी और सी के हमें निकालने हैं, जो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाएगा। बी आप देखें किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक तो इसका और एक इस वाली लाइन का। तो इन दोनों को सॉल्व करने से जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, सो दैट हम इसे सॉल्व कर पाए, और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां आ जाएगा माइनस का 5y इज -200, y इज 40, y 40 यहां रख दो, तो x आ गया 20, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 20,40। सिमिलरली अब हम c निकालेंगे। c को आप देखो किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। c एक तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का, और एक है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ऐड कर दो, 4x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 50। x को 50 यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 माइनस 100, y इज इक्वल टू, x आया है हमारा दैट इज 50 यहां रखा तो y इज 100। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 50,100। अब जो क्वेश्चन है आपसे वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कह रहा था, तो मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहा है अब सारे कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू z के अंदर रखेंगे। सो z एट पहला कॉर्नर पॉइंट a 0,50 पर, यह हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 50 यानी कि 100। उसके बाद z एट b पर यानी कि 20,40 पर, सो दैट विल बी 20 प्लस 2 इंटू 40 यानी कि ये भी 100। उसके बाद z एट c यानी 50,100 पर, सो 50 प्लस 2 इंटू 100 दैट इज 250। उसके बाद z एट d यानी 0,200 पर, तो 0 प्लस 2 इंटू 200 इज 400। दिस इज अवर वैल्यू ऑफ z एट ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखें तो z की वैल्यू मैक्सिमम कहां आ रही है, यहां पर, तो आप बोलेंगे z इज मैक्सिमम एट 0,200 and its maximum value is 400, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 400 होगी। मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए क्वेश्चन सेम ही करना होता है,
अब वो मिनिमम के लिए बोलता तो हम मिनिमम वैल्यू देखते, मैक्सिमम के लिए बोला है तो हमने मैक्सिमम वैल्यू को यहां फाइंड किया है। अब क्वेश्चन 30 देखिए, इवेल्युएट -1 to 1 मॉड्यूलस ऑफ x की पावर 4 माइनस x का मॉड्यूलस dx। अब जब भी आपको इस तरीके का मॉड्यूलस का फंक्शन इंटीग्रेशन करने के लिए आए तो उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर हमें फंक्शन को ब्रेक करना पड़ता है उसकी लिमिट्स में। मॉड्यूलस का काम होता है पॉजिटिव बनाना, कहां से कहां फंक्शन पॉजिटिव होगा, कहां से कहां नेगेटिव होगा। तो उसके लिए पहले आप फंक्शन को ले लो अंदर से, इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। एक तो x की वैल्यू 0 आएगी, एक आएगी 1। अब 1 तो इसकी अपर लिमिट है, 0 इसके बीच में है, तो 0 पर हमें फंक्शन को ब्रेक करना है। तो ये फंक्शन आपका दे रखा है, इसको ब्रेक करेंगे 0 पर। When x इज लेस देन 0, जो यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी इन लिमिट्स के बीच में। When x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर, जैसे -1 रख लो, -1 की पावर 4 1 हो जाएगा और यहां पे होगा माइनस ऑफ -1 यानी 2। अंदर से एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस का तो कोई काम नहीं, क्योंकि पॉजिटिव बनाना होता है। तो ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस x। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस पॉजिटिव में ब्रेक होगा। When x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब सम 0.1। जैसे ही आप यहां 0.1 की पावर 4 माइनस 0.1, 0.1 की पावर 4 हो जाएगा आपका 0.0001 माइनस 0.1, यानी ये नेगेटिव हो गया। दिस इज, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो ये नेगेटिव, अंदर से नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम पहले से माइनस साइन लगा देते हैं एंड दैट्स इट। या फिर ऐसा कह सकते हो कि जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस नेगेटिव में ब्रेक हो गया। बस इतना काम यदि आपने कर लिया तो आई सॉल्व हो जाएगा। अब आओ -1 से 0, -1 से 0 के लिए फंक्शन है x की पावर 4 माइनस x dx प्लस 0 से 1 के लिए फंक्शन है माइनस ऑफ x की पावर 4 माइनस x dx। अब फंक्शन ऐसी फॉर्म में आ गया जहां उसका इंटीग्रेशन इजीली किया जा सकता है। तो प्राइमरी टास्क यही है कि आप पहले फंक्शन को ब्रेक करें, जैसे ही आप फंक्शन ब्रेक कर लेंगे उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। देखो x की पावर 4 का होगा x की पावर 5 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, -1 to 0, माइनस को बाहर ले लो, x की पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। जब 0 रखोगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, माइनस लोअर लिमिट -1 की पावर 5 हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा -1/2। अपर लिमिट रखेंगे 1/5 -1/2 -0। यहां देखें तो ये प्लस का हो जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, एलसीएम आ गया 10, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, माइनस यहां से सॉल्व करें इसको, 5 2 जा 10 माइनस 2 5 जा 10, यानी यहां से आ गया 7/10 और यहां से आएगा -3/10, जो प्लस का हो जाएगा 7/10 प्लस 3/10 यानी कि 10/10, दैट इज 1। तो आई को सॉल्व करके वैल्यू कितनी सिंपल सी आ रही है, दैट इज 1। तो इसमें केवल आप फंक्शन को ब्रेक कर लेना, फिर काम करना इजी हो जाएगा। इसके और वाला पार्ट देखिए, दैट इज बी।
वो भी इंटीग्रेशन से दे रखा है, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। इसमें क्या करेंगे आप ध्यान से देखें तो नीचे जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2 और पावर 1 ऐड होके 3/2 बन जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखें साइन इनवर्स x को पुट कर दूं तो नीचे से ये चला जाएगा, केवल ये बच जाएगा, टर्म सिंपलीफाई हो जाएगी। तो यहां हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, विच इंप्लाइज कि जो x है वो साइन t के बराबर है। तो यहां से साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये तो बन गया t, एक यहां से रूट चला गया, यहां बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब आप देखें क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं तो सारी टर्म हमें t में चाहिए, बट ये x में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए x की जगह साइन t रख दो, t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर t dt। ये होगा कॉस स्क्वायर t, ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर t dt। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो होल में मिले उसका भी इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आ गया tan t माइनस यहां आ गया tan t dt, और tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log cos t प्लस c। बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि टर्म t में है, हमें उन्हें किस में करना पड़ेगा, x में करना पड़ेगा। आप समझें कि यहां अगर मैं t रखूंगा तो वो होगा साइन इनवर्स x, और मुझे क्या चाहिए यहां से, आपका मुझे यहां से चाहिए tan। तो अब यहां थोड़ा शॉर्ट में आप देखेंगे x साइन t है तो cos t क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और साइन t है x तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पर cos t है वहां हम ये टर्म रख सकते हैं। दोनों को डिवाइड करो, साइन t अपॉन cos t यानी कि x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका tan t इज इक्वल टू x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ले आएंगे तो t इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंगली वैल्यू को रखेंगे, जरा देखिए t की जगह साइन इनवर्स x, यहां tan, और इस t की जगह वैल्यू रखो ये tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log cos t। cos t की हमने अभी वैल्यू निकाली, दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, यहां बचा x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां बचा आपका दिस इज साइन इनवर्स x, और यहां पे log में जो फंक्शन की पावर है वो आगे आ जाएगी, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, दिस इज अवर i। तो वैल्यू क्या आ रही है, i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज log m जो फंक्शन की पावर होती है वो आगे आ जाती है, और उसको हम इस तरीके से
लिख सकते हैं। तो यहाँ फंक्शन की पावर थी 1/2, वो आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। इसके बाद क्वेश्चन 31 देखिए, जो इंटीग्रेशन से ही है। e की पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये आपका इस तरीके का इंटीग्रेशन है। किस तरीके का? ऐसा इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये बराबर होता है आपका e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यानी e की मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा होता है, बट ये डायरेक्टली ऐसी फॉर्म नहीं दे रखी है, हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे ज़रा देखिए। क्या करना है? e की पावर x 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, साइन 2x का फॉर्मूला, नीचे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। साइड में ज़रा फॉर्मूले बताओ कि साइन 2x होता है 2 साइन x बाई 2 कॉस x, 2x लिया तो यहाँ x होगा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले यूज कर लिए। अब आप देखो, जब इसको इसके अपॉन में लाओगे तो ये बन जाएगा e की पावर x 1/2 साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन से 1 पावर यहाँ आ जाएगा कॉट x बाई 2 dx। अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करें तो e की पावर x माइनस कॉट x बाई 2, और इसके साथ अलग से लिख लेंगे प्लस e की पावर x 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। आप देखें तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन ये है। अब जिसका डिफरेंशिएशन होती है उसको ले लो और दूसरे वाली टर्म को डिस्टर्ब नहीं करना, उसको सेम लेके चलना है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा कॉट x बाई 2 का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2, और इसका होता है 1/2, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1/2 e की पावर x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, e की पावर x कॉट x बाई 2 प्लस माइनस 1/2 e की पावर x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस 1/2 e की पावर x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। ध्यान से देखो तो ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव, सेम इंटीग्रल्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां आ गया i इज इक्वल टू e की पावर x cot x बाई 2 प्लस c, दिस इज द वैल्यू ऑफ i। तो वही हो गया e की पावर x इंटू एफ एक्स, e की पावर x, और जो फंक्शन है वो आ गया आपका यहाँ पे। ओके, यहाँ ये माइनस का होगा, दिस इज माइनस, इसके साथ भी आएगा तो माइनस e की पावर x cot x बाई 2 प्लस c। तो इस तरीके से आप इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन 33 देखिए क्या कह रहा है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1, 1, 0,5 एंड 3,2। उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए जो इन वर्टिसेस से बनेगा, और यूजिंग इंटीग्रेशन आपको काम करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम उस ट्रायंगल को जरा बना लेते हैं कि वो ट्रायंगल बनेगा कैसा।
आप ज़रा देखें तो लिमिट्स गई हैं 5 तक, 1 2 3 4 5। अब ज़रा देखिए, पहला पॉइंट है -1,1, x -1 1 भी 1 आपका, x -1 y 1, दिस इज द पॉइंट। x0 y 5 यहां पर, x3 y 2 यहां पर। तो इस ट्रायंगल को बनाएं तो कुछ ऐसा ट्रायंगल आपका बनेगा। a के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5, c के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। आप यहां लिखेंगे वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल आर एंड C इज 3,2। देखो कंसेप्ट क्या यूज करने वाले हैं, अब समझो। -1 से 0 इस लाइन के नीचे का एरिया प्लस 0 से 3 इस लाइन के नीचे का एरिया। तो मुझे इन दोनों लाइनों के नीचे x एक्सिस तक का एरिया मिल जाएगा। उसमें से मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा -1 से 3 इस लाइन के नीचे का एरिया, तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। आई रिपीट, -1 से 0 इस लाइन के नीचे, 0 से 3 इस लाइन के नीचे, -1 से 3 इस लाइन के नीचे। तो उसके लिए मुझे इन लाइंस की इक्वेशन की जरूरत होगी। तो मैं उन लाइंस की इक्वेशंस निकालता हूं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहां होता है x माइनस x1, जहां पर वो लाइन x1 y1 x2 y2 से पास हो रही होती है। y माइनस y1 यानी कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस ऑफ -1 और x माइनस ऑफ -1 इज +1। दिस इज हो गया 4x प्लस 4 विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। ये तो पहली लाइन की इक्वेशन हो गई। इक्वेशन ऑफ लाइन BC वो क्या होगी, y माइनस y1 यानी y माइनस y1 दैट इज 5, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 और x माइनस 0। y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये -3 ये प्लस का 3, ये हो गया माइनस x, इधर जाके y इज इक्वल टू 5 माइनस x। इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन AC वो क्या होगी, y माइनस y1 यानी y माइनस 1, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 प्लस 1 और x माइनस x1 यानी x प्लस 1। ये हो गया y माइनस 1/4 x प्लस 1/4, y इज इक्वल टू 1/4 x प्लस 1/4 प्लस 1, ये हो जाएगा 5/4, y इज इक्वल टू 1/4 और यहां हो गया x प्लस 5 यानी 5 प्लस x। ये सारी लाइंस की इक्वेशंस आ गई। अब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब समझो, -1 से 0 y ऑफ लाइन AB dx प्लस 0 से 3 y ऑफ लाइन BC dx, -1 से 0 इस लाइन के नीचे,
0 से 3 इस लाइन के नीचे, तो मुझे x एक्सिस तक यहां तक पूरा एरिया मिल गया ये। अब मैं -1 से 3 y ऑफ लाइन AC dx, ये एरिया इस AC लाइन के नीचे वाला एरिया में इसमें से घटा दूंगा, तो मुझे एरिया कौन सा मिल जाएगा, दिस इज द एरिया, ये मिल जाएगा। तो केवल इसे सॉल्व करना है और काम हो जाएगा। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। y ऑफ लाइन AB क्या है, y ऑफ लाइन AB है 4x + 5 dx 0 से 3। y ऑफ लाइन BC क्या है 5 - x dx -1 से 3। y ऑफ लाइन AC क्या है 1/4 5 + x। इंटीग्रेशन करो, इसका हो जाएगा 4x² / 2 + 5, लिमिट्स हैं -1 से 0 प्लस 5x - x² / 2 0 से 3 -1/4 5x + x² / 2 -1 से 3। अपर लिमिट रखेंगे तो सारा कुछ 0 हो गया। ओके, दिस इज 5x -1 को रखोगे तो -1 का स्क्वायर इज 1, ये आ गया 2, और यहां रखोगे तो -5 प्लस यहां रखोगे 15 - 9/2 -0 -1/4, यहां रखेंगे तो 15 + 9/2 -5 + 1/2। 2 - 5 इज -3, और इससे ये प्लस का 3 प्लस यहां आ गया 30 - 9/2 -1/4, और यहां पे एलसीएम आ गया 2, 30 + 9 माइनस ये आ गया -10 + 1, दिस इज यहां आ गया 3 + 21/2 -1/4, और ये हो गया 39/2, और यहां पे एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा, ये -9 ये हो जाएगा +9, तो ये कितना बन गया, दिस इज 3 + 21/2 -1/4 9 हो गया 18, दैट इज 48/2 -6, यानी 3 + 21/2 -6। एलसीएम इज 2 3 जा 6 + 21 -12, यानी 27 - 12/2, तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज 5 and 1 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो होगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। आई रिपीट, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब वो इसका रेसिप्रोकल भी आपको दे सकता था कि AB, BC और AC की इक्वेशन दे देता, ना कि कोऑर्डिनेट्स। तो फिर आप AB, BC और AC का ग्राफ बनाते जो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बनता, फिर AB, BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B आता, BC, AC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आता, और AC और AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आता, और फिर इसी मेथड से सेम इसके बाद ये आपको काम करना था। तो ये तो इजी वाला पार्ट है कि अगर वो कोऑर्डिनेट्स आपको दे दे, इक्वेशन देगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। वहां पर आपको इसमें इजी हो जाएगा कि इक्वेशन नहीं निकालनी पड़ेगी।
यहां इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन देगा तो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। करने का तरीका सेम ही है, दोनों को हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं।